Hello friends, welcome to Life Prep. Welcome to this bootcamp session on body fluids and circulation. This is part 2 of the chapter. बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने body fluids के बारे में देखा, ठीक है, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वगैरह के बारे में देखा. Now it is time to learn about circulatory pathways, heart और heart diseases, ठीक है. So सबसे पहले आप ये याद रखो कि एनिमल किंगडम में ये चैप्टर में मतलब एनिमल किंगडम चैप्टर में अपने को मेंशन है और यहां पे भी मेंशन है ऑब्वियसली कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का सर्कुलेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल लोअर एनिमल्स की अगर बात करें हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट लोअर एनिमल्स, ठीक है, स्पेशली आर्थ्रोपोड में और मॉलस्क में. किसमें? आर्थ्रोपोड जिसमें कि इंसेक्ट आता है इंक्लूडिंग कॉकरोच, ठीक है. सो आर्थ्रोपोड की बात करें या मॉलस्क की बात करें, सो आर्थ्रोपोड और मॉलस्क में ओपन सर्कुलेशन है. कैसा सर्कुलेशन है? ओपन सर्कुलेशन है. विच गोज ऑन टू से कि आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में जो ब्लड होता है, लेट अस कॉल इट हीमोलिम्फ, वो ओपन साइनसेस में जाकर के पंप होता है. कोई वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता. सो ब्लड इज मोस्टली पंप्ड इनटू साइनसेस, या इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ब्लड वी कॉल इट हीमोलिम्फ, ठीक है. सो लोअर एनिमल्स में स्पेशली आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में कैसा सर्कुलेशन है? ओपन सर्कुलेशन है. मतलब let us say hemolymph is pumped into sinuses. Hemolymph is pumped into sinuses. Sinuses क्या होते हैं बेटा? कैविटीज होते हैं. जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कैविटीज है उसको साइनसेस बोलते हैं. नेक्स्ट हायर एनिमल्स में कौन से दो फाइला के नाम आए? एनिलिडा और उसके बाद नाम आया कॉर्डेटा का, ठीक है. एनिलिड्स में और कॉर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेशन है. कैसा सर्कुलेशन है बेटा? क्लोज्ड सर्कुलेशन है. विच गोज ऑन टू से कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, ठीक है. सो क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे है. गोज ऑन टू से कि एनिलिडा में और कॉर्डेटा में हीमोलिम्फ साइनसेस में नहीं फ्लो करता, बल्कि ब्लड इज टोटली वैस्कुलर. मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है. बाहर आया तो ब्लीडिंग बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे. अदरवाइज ब्लड इज टोटली वैस्कुलर, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया, ठीक है. क्या नोट हो गया? एनिमल किंगडम में, लोअर किंगडम में क्या है? लोअर सर्कुलेशन मतलब ओपन सर्कुलेशन है, प्रिमिटिव सर्कुलेशन है. और हायर में क्या है? ऑब्वियसली क्लोज सर्कुलेशन है कि ब्लड इज टोटली इनसाइड ब्लड वेसल्स. नाउ अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है. वर्टिब्रेटा याद रखो, सारे वर्टिब्रेट में मस्कुलर हार्ट होता है. कैसा हार्ट होता है? मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है. और ये जो मस्कुलर हार्ट है ये फिशेस में 2 चैम्बर्ड है. सो फिशेस जो है, जो अर्लीस्ट मेंबर्स है वर्टिब्रेट में, ठीक है, अमंग वर्टिब्रेट यू कैन से दैट, ठीक है. सो फिशेस में कैसा हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है. फिशेस हार्ट इज 2 चैम्बर्ड. मतलब इसमें एक सुपीरियर छोटा चैम्बर होता है एट्रिया, और एक इंफीरियर जो है वो बड़ा चैम्बर होता है वेंट्रिकल, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल सर्कुलेशन. कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है. बहुत सिंपल सा सर्कुलेशन है. एक होगा एट्रिया, एक होगा वेंट्रिकल, ठीक है. एट्रिया बॉडी से ब्लड लेगा, ठीक है, और ऐसा बोलो बॉडी के साथ साथ यही एट्रिया जो है ये गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेगा और बॉडी से क्या लेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेगा, और दोनों ब्लड यहां पे मिक्स हो जाएंगे, इनमें ऑक्सीजनेशन स्टेटस शेयर हो जाएगा, और फिर वेंट्रिकल जो है ये बॉडी को इंक्लूडिंग गिल को ब्लड भेजेगा. तो ये सिंगल सर्कुलेशन ही है बेसिकली, ठीक है. सो गिल और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है. गिल क्या है? इनका ऑक्सीजनेशन ऑर्गन है, ठीक है. गिल और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि गिल को अलग से ब्लड जा रहा और फिर बॉडी को अलग से ब्लड जा रहा. जस्ट सिंगल सर्कुलेशन. देयर इज वन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ विच गिल इज अ पार्ट, ठीक है. नेक्स्ट दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में याद रखो, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडिलियंस, जिसमें क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर ये सब आते हैं. सो एक्सेप्ट क्रोकोडिलियंस, ठीक है. कौन सा हार्ट होता है इनमें? इनमें पाया जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट. क्या पाया जाता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट. ये थोड़े और दिलेर होते हैं. इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है. इनमें एट्रिया में
बाइफर्केशन है, मतलब एक एट्रिया होगा लेफ्ट एट्रिया, एक एट्रिया होगा राइट एट्रिया, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। ऑब्वियसली राइट एट्रिया जो है ये बॉडी के एक पार्ट से ब्लड लेगा, लेफ्ट एट्रिया बॉडी के एक पार्ट से ब्लड लेगा। लेकिन याद रखो जनरली क्या होता है कि राइट एट्रिया जो है ये बॉडी से ब्लड लेता है और लेफ्ट एट्रिया जो है ये इनके किसी ऑक्सीजनेशन ऑर्गन, जो भी इनके अंदर ऑक्सीजनेशन ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल इनके अंदर अगर लंग है या इनके अगर किसी स्टेज में अगर गिल है, ठीक है, या इसके अंदर कहीं स्किन है, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रिया में आता है। मगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं कहां, देखो यहां तक आया अलग अलग, लेकिन आगे मिक्स हो गया, यहां पे एट्रिया में ही मिक्स हो रहा है, यहां पे एट्रिया में अलग अलग आया, वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, दिस जस्ट वन वेंट्रिकल, ठीक है, दिस नो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं है, इसलिए मिक्स हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, वी कॉल इट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो तीसरा वाला केस है वो किसमें मिलता है? ये थर्ड वाला केस देखने के लिए मिलता है अपने को क्रोकोडिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स में, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, किसमें बेटा? क्रोकोडिलियंस, ठीक है, उसके बाद बर्ड्स और उसके बाद मैमल्स, इन तीनों में अपने को देखने के लिए मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। मतलब इनमें क्या पाया जाएगा? लेफ्ट एट्रिया और उसके साथ साथ राइट एट्रिया, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया क्या करेगा? बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल को देगा, और राइट वेंट्रिकल कहां इसको भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। जनरली इन ऑर्गेनिजम्स के पास लंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पार्ट को छोड़ के लेफ्ट पार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को जाएगा। सो आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे अलग हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इधर का पाथवे अलग हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जा रहा है हार्ट से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आ रहा है वो राइट पार्ट ऑफ हार्ट से होते हुए लंग को जा रहा है। इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेशन है? ह्यूमन बीइंग, मैमल हैव डबल सर्कुलेशन। सो इस स्लाइड में याद ये रखना, इस स्लाइड में मुद्दे की बात यह है कि फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल एंड सिंगल सर्कुलेशन। Amphibians and reptiles except crocodilian reptiles have 3 chambered heart, 2 atria and 1 ventricle. It is called incomplete double circulation. Or crocodilians have, along with birds and mammals, have 4 chambered heart, 2 superior smaller chambers are atria and are also called auricles, and 2 inferior larger chambers which are called ventricles. So एक पार्ट हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रहेगा, एक पार्ट हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रहेगा, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, विच मींस डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन, लेट अस कॉल इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको एनिमेशन भी दिखाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल पहले आप इस डायग्राम पे, एनसीईआरटी के डायग्राम पे फोकस करो। एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो और इसको पहले एनोटेट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, ठीक है। देखो बेटा, ये है ऑब्वियसली दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, ऑल्दो ये डायग्राम में लेफ्ट में है लेकिन पर्सन में राइट में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हार्ट, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हार्ट, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये अपर चैम्बर है, ये कौन सा एट्रिया है? राइट एट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, तो ये हो गया दोनों मिला के राइट चैम्बर्स। नेक्स्ट यू हैव लेफ्ट चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो क्लियरली ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अगर बात करें कि हार्ट में कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, सो हार्ट में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम ये 2 लेयर की होती है, एक बाहर का पेरिकार्डियम होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और एक अंदर का पेरिकार्डियम होता है सीरस पेरिकार्डियम, जो कि फ्लूइड सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो हार्ट की आउटर मोस्ट वॉल कौन सी है? पेरिकार्डियम। नेक्स्ट उसके अंदर की जो वॉल होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और ये जो है ये सबसे थिक होती है जनरली।
सो मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं बेटा? कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज याद है, एनिमल टिश्यू में पढ़ा हम लोगों ने कि दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट विदाउट गेटिंग फटीग्ड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम के भी फीचर्स होते हैं, एंडोकार्डियल सेल्स होते हैं और बहुत सारे ट्रेबेकुलेई और कार्टिलेजिनस कॉर्डेट टेंडिनेई वगैरह होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती है। चलो ध्यान से देखो, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद एंडोकार्डियम। जनरली मोस्ट ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कैसे ओरिजिन के हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं। लेकिन बहुत से टिश्यू होते हैं जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू है ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है, मतलब एक्टोडर्म से आता है। ठीक है, ये जो टिश्यू है जो येलो कलर से एनसीईआरटी में बना है इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। बेटा क्या होता है कि एक ये जो नोडल टिश्यू है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जो हार्ट के मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्टाइल बनाता है। मतलब हार्ट का मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से आएगा? इस नोडल टिश्यू से आएगा। सो नोडल टिश्यू इज एन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिकली, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोरिदमिक टिश्यू, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत कहां से होती है नोडल टिश्यू की? सबसे सुपीरियर पार्ट जो है वो है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, सो ये एक न्यूक्लियाई है which is consist of nuclei of electrically active cells। तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है इसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेसमेकर सेल्स। क्या बोलते हैं? पेसमेकर सेल्स। ठीक है, इनको पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें ऑटो रिदमिसिटी होती है, मतलब दे कैन जनरेट इंपल्सेस। देखो नर्व सेल क्या करता है? इट कैन कंडक्ट इंपल्सेस, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इट कैन जनरेट इंपल्सेस। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो रिदमिसिटी। क्या बोलते हैं? ऑटो रिदमिसिटी। नॉट ओनली इट कैन कंडक्ट, नॉट ओनली नोडल टिश्यू इज कंडक्टिंग, इट इज ऑल्सो जनरेटिंग। इनफैक्ट साइनोएट्रियल नोड भी जनरेट कर सकता है, एवी नोड भी जनरेट कर सकता है, परकिंजे फाइबर भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपल्सेस कौन जनरेट कर सकता है? साइनोएट्रियल नोड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट का पेसमेकर। ठीक है, इन जनरल 70 to 75 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है, बट दिस वन कैन जनरेट अप टू हाईएस्ट हार्ट रेट विच इज मोर देन 200 इन यंग पीपल। ठीक है ना, सो 200 और 200 से ज्यादा बीट्स पर मिनट तक ये जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट, यहां से साइनोएट्रियल नोड से कुछ फाइबर निकलती हैं जो कहां आती हैं? दूसरे वाले नोड पे। ये देखो ये लोअर पोर्शन पे लोकेटेड है, लोअर लेफ्ट पे लोकेटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये राइट एट्रिया के अंदर पाया जाने वाला दूसरा नोड है। व्हाई इज इट कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर? क्योंकि ये दो के मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर। व्हाई इट इज कॉल्ड साइनोएट्रियल? क्योंकि ये साइनस रिदम जनरेट करता है। रिदम मतलब साइनस रिदम, मतलब नॉर्मल रिदम जनरेट करता है। सो हार्ट की नॉर्मल रिदम कौन डिसाइड करता है? साइनोएट्रियल नोड विच इज कॉल्ड साइनस रिदम। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये जो है यहां से यहां तक आता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है बेटा, इस साइड भी जाता है ऑब्वियसली। तो जब ऊपर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो दोनों हार्ट के अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहां पे पहुंचता है तो यहां पे एक बंडल पाया जाता है जिसको बोलते हैं एवी बंडल। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में रजिस्टर की तरह काम करता है, थोड़ा सा इंपल्सेस को डिले करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ देखो आप तो एक ये बंडल ऑफ हिस जाता है जो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल्स में। ठीक है, और फर्दर लेफ्ट एंड राइट बंडल्स ये इनर्वेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट मायोकार्डियम को। ठीक है, सो राइट मायोकार्डियम हो चाहे लेफ्ट मायोकार्डियम हो, दोनों को इनर्वेट करते हैं और अल्टीमेटली दे बेसिकली एंड अप इन फाइन फाइबर्स व्हिच आर कॉल्ड परकिंजे फाइबर्स। तो कौन कौन से पार्ट है जो इंपॉर्टेंट नोडल टिश्यू के पार्ट है? बेटा साइनोएट्रियल नोड पेसमेकर है, नेक्स्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नेक्स्ट एवी बंडल, नेक्स्ट बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं, नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, और उसके बाद दे एंड अप इनटू परकिंजे फाइबर। याद रखो ये जो पूरा नोडल टिश्यू है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकता है मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है? सबसे ज्यादा जनरेट करता है एसए नोड। तो ये हो गई नोडल टिश्यू की बात और हार्ट के लेयर्स की बात। नेक्स्ट अगर थोड़े बहुत और डिटेल्स पे आए ब्लड वेसल्स पे आने से पहले, तो एक चीज और नोटिस करो कि हार्ट में बहुत सारे एंडोकार्डियम में बहुत सारे इरेगुलर
स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंडोकार्डियल फीचर्स है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेबेक्युलाई। क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्युलाई। लेकिन बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होते हैं, या ऐसा बोलो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होती हैं। सो ये तो दो वेंट्रिकल के बीच में वॉल है, इसको आप बोल सकते हो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तो है, लेकिन एट्रिया वेंट्रिकुलर से जहां ब्लड फ्लो होता है वो वाला पोर्ट भी गार्डेड है। सो राइट साइड में क्या पाया जाता है? 3 कस्प की वॉल पाई जाती है, जो अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा, विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जो है क्या बोलते, लेफ्ट साइड की तरफ भी वॉल पाई जाती है, जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को लाने में हेल्प करती और वापस बैक फ्लो करने से रोकती, उसको बोलते माइट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट, अगर ब्लड वेसल्स को आप देखो, सो ये तो ऑब्वियसली वेना केवा है। क्या है? सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों कहां ओपन होते हैं? इस तरह से राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। सो वेना केवा की ओपनिंग कहां है? राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड कहां गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? थ्रू पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी को हम लोग इस एरिया को बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट, ये देखो किधर गया? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट, लंग से वापस कौन लाया? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट लेकिन जो भी पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को कहां लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इट विल ब्रिंग बैक इनटू लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से माइट्रल वॉल्व होते हुए ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? ऑर्टिक आर्च। ऑर्टिक आर्च में इस तरह से घूमेगा और डॉर्सल और डिसेंडिंग अरोटा से नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये जो 3 ब्रैकियोसेफालिक, सबक्लेवियन एक्सेट्रा जो ब्रांचेस हैं, इसके थ्रू ये ऊपर के मतलब सिर के एरिया में चला जाएगा। सो ये बेसिकली हार्ट और ग्रेट ब्लड वेसल्स का सेटअप है। मैं एक बार फिर से बताता आपको। हार्ट की 3 लेयर है। बाहर की लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम। कितने लेयर की है? 2 लेयर की है। पेरिकार्डियल लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मायोकार्डियम। बेटा राइट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम थोड़ा सा नाजुक है और लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा हाइपरट्रॉफिक है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना है और इसको सिर्फ पल्मोनरी सिस्टम में पंप करना है। सो राइट ventricle pumps blood into pulmonary circulation, which upon oxygenation is received by left atria. Left atria passes the blood to left ventricle and this pumps the blood into systemic circulation, which is whole body. And that deoxygenated blood is brought through these great blood vessels, which are vena cava, into राइट एट्रियम। ठीक है, सो ये सेटअप है डबल सर्कुलेशन का। आप इसको पहचानो रेड कलर से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ है इस तरह से, ये क्या है? ऑर्टिक आर्च। नेक्स्ट, ये जो राइट वेंट्रिकल से निकल के ऐसे डाइवर्ज हुआ है, ये है पल्मोनरी आर्च। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। नॉर्मली आर्टरी को रेड से शो करते हैं और वेन को ब्लू से शो करते हैं, बट पल्मोनरी केस में यहां पे अपोजिट है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है थ्रू राइट वेंट्रिकल, देयरफॉर इनको ब्लू से शो किया है। और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम में, सो इनको रेड कलर से शो किया है। लेट्स गो एंड वॉच सम एनिमेशन नाउ। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, सो विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि जो हार्ट की लोकेशन है वो थोरैसिक है। ठीक है, और लंग्स के बीच में है। सो हार्ट इज एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बेसिकली रिमूव लंग्स एंड उससे अपने को फिर समझ में आएगा कि हार्ट की एक्चुअल लोकेशन क्या है। ठीक है, सो आई होप यू कैन सी दिस इन मोर डिटेल नाउ कि एक बीटिंग हार्ट का एनिमेशन है और ये लंग्स के बीच में है। बेटा लंग्स के बीच में जो ये स्पेस है जिसके अंदर हार्ट और थाइमस ग्लैंड वगैरह लोकेटेड होते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीडियास्टाइनम। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मीडियास्टाइनम। सो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इन विच हार्ट इज लोकेटेड इज अ थोरैसिक स्पेस। इसका नाम क्या है? मीडियास्टाइनम। क्या नाम है इसका? मीडियास्टाइनम। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं और डिटेल में। सो अगर मैं लंग के और सारे लोब्स को रिमूव करता जाऊं, सो आई होप यू कैन सी इन अ बेटर व्यू नाउ। ठीक है, देखो राइट लंग के मोर लोब थे। नेक्स्ट वी हैव अ पेक्यूलियर व्यू ऑफ द हार्ट। तो अगर आप फोकस करो तो हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल टिश्यू होता है, थोड़ा सा एडिपोज टिश्यू होता है, जो यहाँ पे इसमें शो हुआ है। सो याद रखो कि पेरिकार्डियम जो हार्ट का आउटर लेयर है, ये क्या है? पेरिकार्डियम ये 2 लेयर का होता है।
2 लेयर का पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के बाहर 2 लेयर का पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। पहला वाला कौन सा? पहला वाला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, उसके अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा होता है। नेक्स्ट अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं सिरस पेरिकार्डियम। क्या? सिरस पेरिकार्डियम। ये वाला जो पेरिकार्डियम है ये वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ कुशनिंग लेयर, ठीक है। सो याद रखो कि ये हार्ट के बाहर का जो पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर का पेरिकार्डियम है। इसके अंदर क्या आएगा? मायोकार्डियम। और सबसे अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आएगा एंडोकार्डियम, ठीक है। चलो और डिटेल में देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो अभी हार्ट भी देखेंगे और ग्रेट ब्लड वेसल्स को भी देखेंगे। सो अब आ गया अंदर का थोड़ा बहुत एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग अगर फोकस करें तो वी आर नाउ ऑन वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। सो मैं और जूम करके आपको दिखाता, ठीक है, कि ये जो है ये अपर चैम्बर है, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाले को बोलते हैं हम लोग, ये सामने से आप देख रहे हैं, डायग्राम में लेफ्ट में दिख रहा लेकिन पर्सन में ये राइट है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ऑरिकल, ठीक है। तो ये जो है ये लेटरल व्यू है राइट ऑरिकल का, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है बेटा। अगर मैं लेफ्ट व्यू आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये क्या है? ये लेफ्ट व्यू है, ठीक है, हार्ट का लेफ्ट व्यू है। करेक्टली अगर आप फोकस करो तो ये छोटा सा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। नेक्स्ट और नीचे जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, ये वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक एक करके ये जो एट्री ऑरिकल और वेंट्रिकल है इनके वॉल को मैं रिमूव करके आपको अंदर का पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर आप फोकस करो तो ये राइट वेंट्रिकल है। लेट मी रिमूव वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल में आप देखोगे कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में, किसके बीच में? राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप अंदर का टिश्यू देखो, राइट वेंट्रिकल का एंडोकार्डियम देखो, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो ये तो एपिकल ट्यूबरक्यूलेशंस है, ट्रेबेकुलेशंस मतलब कनेक्शंस है बेसिकली। ये एक मायोकार्डियल टिश्यू है, ठीक है, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ एक एंडोकार्डियल लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पैपिलरी मसल्स हैं। इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल से ये जो कस्प को जोड़ने वाले ये जो फाइबर्स है, इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्डेई टेंडिनेई। देखो ये गुड रिट्रैक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व के लिए जरूरी है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के गुड रिट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? कॉर्डेई टेंडिनेई। और कॉर्डेई टेंडिनेई किस मसल से जुड़ते हैं? पैपिलरी मसल से जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहां पे इस तरह से और भी ट्रेबेकुलेई होते हैं। ये डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, मैं बस एक बार दिखा दे रहा। नेक्स्ट अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पे आए, सो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल को भी मैं रिमूव करके दिखा दे रहा बेटा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो ये जो राइट वेंट्रिकुलर वॉल है ये लेस हाइपरट्रॉफिक है, मतलब ये जो राइट वेंट्रिकुलर वॉल है ये थिन है और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है ये थिक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल थिक क्यों है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन है वो पूरे बॉडी के लिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, मतलब यहां से जो ब्लड निकलेगा बाइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व से आएगा और यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व और ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व से जो ब्लड जाएगा ऑर्टा में, ये पूरे बॉडी को जाएगा। लेकिन यहां से जो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व के थ्रू जाता है वो बेसिकली गोज ओनली टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग में पंप करना है और लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरे बॉडी में पंप करना है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज गॉट टू हैव मोर थिकनेस इन द वॉल देन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये हो गया वेंट्रिकल का, ठीक है। अब जरा मैं आपको ऑर्टिक आर्क और ग्रेट ब्लड वेसल्स के बारे में भी दिखा देता हूं, ठीक है। सो अगर आप देखो तो ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल किसको सप्लाई करता है? राइट वेंट्रिकल सप्लाई करता है पल्मोनरी आर्क को या पल्मोनरी ट्रंक को। सो लुक ये जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है या ऐसा बोलो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व है, इसमें 3 कस्प होते हैं और ये किसको जा रहा है? ये पल्मोनरी ट्रंक को जा रहा है और पल्मोनरी ट्रंक से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है। सो बेटा यहां पे देखो क्या है, दिस वन इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस वन इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को ब्लू से बनाया है
ऑल्दो इट इज आर्टरी, लेकिन किससे बनाया है? ब्लू से बनाया है। नेक्स्ट, अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिखाऊं, ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल का आप देखो फोटो। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये इस तरह से किसको सप्लाई कर रहा है? देखो, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल की ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो बेसिकली ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व है। नेक्स्ट, ये वाली है लेफ्ट वेंट्रिकल की बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है बेटा, ये किसमें ओपन होती है? ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन होती है जाकर के ऑर्टिक आर्क में, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे ऑर्टिक आर्क भी बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, तो आई थिंक आई शुड शो यू दैट। सो आप देखो कि ये रहा ऑर्टिक आर्च। मैं इसको क्या करूंगा? आइसोलेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है? ऑर्टिक आर्च, ठीक है। ये ऑर्टिक आर्च है और इसमें ऊपर से 3 मेन ब्रांचिंग होती है, ठीक है। ये 3 मेन ब्रांचिंग जो है ये तब दिखेगी जब मैं बाकी की वेन्स को रिमूव कर दूं, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक होती ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है, दूसरी वाली होती, ठीक है, ये दूसरी वाली होती सबक्लेवियन, ठीक है। तो मेरी बात याद रखो कि ये ब्रांचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? ऑर्टिक आर्च, ठीक है। ऑर्टिक आर्च जो है इस तरह से कर्व लेकर के नीचे चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑरोटा, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिसेंड करके पहले थोरैक्स में जाएगा तो बोलेंगे थोरैसिक ऑरोटा, और नीचे जाएगा तो बोलेंगे एब्डोमिनल ऑरोटा। सो अलग अलग जगह पे ये इस तरह से ब्रांचिंग शो करेगा, ठीक है। जरा सा ऑरिकल को भी दिखा देते हैं, ठीक है। सो ऑरिकल की वॉल को अगर मैं रिमूव करूं, इफ आई जस्ट वर टू रिमूव दी ऑरिकुलर वॉल, ठीक है। सो ये देखो मैंने ऑरिकल की वॉल रिमूव करी। अब ऑरिकल को ध्यान से देखो, ये जो राइट ऑरिकल है इसमें ये सुपीरियर वेना केवा की एंट्री है, ठीक है, और नीचे से इसके पास इंफीरियर वेना केवा की एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर मैं सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपको लेफ्ट एट्रिया दिखाऊं, इफ आई वर टू शो यू लेफ्ट एट्रिया, सो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि लेफ्ट एट्रिया जो है ये काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है, ठीक है। सो ये दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, आई विल आइसोलेट लेफ्ट एट्रिया फॉर यू। तो ये क्या है? ये लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया। आप देखो कि एक तरफ से इसको क्या मिल रहा है? दिस इज द लेट अस से राइट पल्मोनरी वेन्स इसको आ रही है। नेक्स्ट, दूसरे तरफ से इसमें क्या आएंगी? दूसरे तरफ से इसमें लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आएंगी, ठीक है। सो ये पोर्शन भी मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखा रहा। सो देखो ये क्या है? दिस वन इज द लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया को इधर से भी पल्मोनरी वेन मिल रही है। दिस वन इज द राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और ये क्या है? लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन। So basically there are 4 pulmonary veins which individually open into this atria, left atria. फिर लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू माइट्रल वॉल्व किसमें जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरे बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की। लेट्स गेट फेमिलियर विद कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जैसा अभी अभी आपने सुना कि एक नॉर्मल हार्ट बीट को, या फिर ऐसे बोलो कि एक नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो होता है अबाउट 72 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब अगर एक हार्ट बीट की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन टर्न्स आउट टू बी कि ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड है और 60 सेकेंड में 72 बार बीट कर रहा है, सो एक बार बीट करने में इट विल टेक 60/72 विच इज 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। सो अगर 0.8 सेकेंड का एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल हम लोग समझें तो कैसा होता है? सो याद रखो कि 0.8 सेकेंड के नॉर्मल कार्डियक साइकिल में गवर्न किससे होता? ईसीजी से, ठीक है। सो ईसीजी शो करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और उसके करस्पॉन्डिंग मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या होता कि एट्रिया छोटे होते हैं, ठीक है। सो टाइम t इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स में, कितना? t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 0.1 सेकेंड में एट्रियल सिस्टली होता है। क्या होता है? एट्रियल सिस्टली, ठीक है। और एट्रियल सिस्टली या एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन होता है वो होता है ये वाली वेव। इसको क्या बोलते हैं? पी वेव। क्या बोलते हैं? पी वेव। सो क्या होता है कि टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकेंड में हो जाता है, पहले पी वेव आती है और उसकी वजह से एट्रियल सिस्टली होता है। एट्रियल सिस्टली में दोनों एट्रिया
साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, इट इज बिकॉज ऑफ पी वेव। सो ये जो पी वेव है ईसीजी की, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है नोडल टिश्यू की, जिसकी वजह से क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या होता है बेटा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और याद रखो आगे पढ़ेंगे, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो टाइम टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड में हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो रिमेनिंग टाइम है, इस पूरे टाइम में एट्रिया डायस्टोली में रहेगा, मतलब धीरे 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 रिलैक्स होगा। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन धीरे 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 रिलैक्स हो रहा है। सो कॉन्ट्रैक्ट कितने देर में हुआ, 0.1 सेकेंड। लेकिन ये जो बाकी का पूरा टाइम है, ये क्या है, दिस इज एट्रियल डायस्टली। ये क्या है, एट्रियल डायस्टली। इसमें कितना टाइम जाएगा, 0.7 सेकेंड इन अ नॉर्मल 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो एक नॉर्मल 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टली है, और उसके बाद दुनिया भर का एट्रियल डायस्टली है, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर डायस्टली। सो याद रखो, एट्रियल सिस्टली जैसे ही पूरा होता है, उस टाइम से शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टली, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टली लास्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड तक, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टली, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। और इसमें कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड्स। कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टली। क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टली, ठीक है। सो ये हो गया 0.3 सेकेंड में। नेक्स्ट बचा कितना, 0.5 सेकेंड। कितना बचा, 0.5, अगर यहां से शुरू करें तो। सो ये पूरे टाइम में वेंट्रिकल कहां रहेंगे, डायस्टली में रहेंगे। सो ये क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टली। इसको आप रिपोलराइजेशन भी बोल सकते हो या रिलैक्सेशन भी बोल सकते हो। ये कितना देर तक रहता है, 0.8 माइनस 0.3 विच टर्न्स आउट टू बी 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। आप नोटिस करो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। देखो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल और एट्रिया कभी सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, लेकिन एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 सेकेंड लगे, वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड लगे। एट्रिया बहुत धीरे धीरे रिलैक्स करता है। कितने टाइम तक रिलैक्स करता है, 0.7 सेकेंड तक रिलैक्स करता है। और वेंट्रिकल थोड़ा कम टाइम मिलता है रिलैक्स करने के लिए, 0.5 सेकेंड ही मिलता है वेंट्रिकल को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन एक चीज आप देखो कि यहां से लेके यहां तक, मतलब एट्रियल सिस्टली की शुरुआत से लेके यहां तक, ये वेंट्रिकुलर सिस्टली के एंड तक, वेंट्रिकुलर सिस्टली के एंड से लेके एट्रियल सिस्टली की शुरुआत तक, ये जो पीरियड है, ये बेसिकली 0.5 माइनस 0.1, ये जो पीरियड है ये 0.4 सेकेंड्स का है। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टली। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टली। व्हाई डू वी कॉल इट जॉइंट डायस्टली, क्योंकि यहां पे वेंट्रिकल भी डायस्टली में है और एट्रिया भी डायस्टली में है। लेकिन नोटिस करो, इस वाले पैच में वेंट्रिकल डायस्टली में है लेकिन एट्रिया सिस्टली में है। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जॉइंट डायस्टली, ठीक है। सो आप याद रखो कि एट्रियल सिस्टली जल्दी होता और एट्रियल डायस्टली बहुत स्लो होता। इनफैक्ट एट्रियल डायस्टली का जो वेव है वो भी ईसीजी में कहीं नहीं आता, बिकॉज इट इज अ वीक वेव, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टली 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टली टर्न्स आउट टू बी 0.5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन उसमें से जॉइंट डायस्टली इज 0.4 एंड एट्रियल सिस्टली इज 0.1, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टली के लिए एक वेव होती है जिसको बोलते हैं टी वेव। ये किसके लिए होती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर रिपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर डायस्टली के लिए ये वेव होती है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो, लंग को और हार्ट को अगर कंपेयर करो तो लंग में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है जो कि एक्टिव है, और रिट्रैक्शन होता है, लंग वापस अपनी जगह पे आता है, दैट इज पैसिव, दैट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। लेकिन हार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होता है बेटा। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है सिस्टली वो भी एक्टिव है, और जो रिलैक्सेशन है वो भी एक्टिव है। मतलब नोडल टिश्यू सिग्नल कर रहा है हार्ट को, यहां पे एट्रिया को, यहां पे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए,
लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी एनर्जी खर्च करके मसल से हो रहा है और रिलैक्सेशन भी एनर्जी खर्च करके मसल से हो रहा है. सो इन केस ऑफ कार्डियक साइकिल या इन केस ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बोथ आर एक्टिव प्रोसेसेस. तो यहां पे हम लोग एक नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं. वी कैन राइट डाउन अ नोट दैट इन अ कार्डियक साइकिल basically systole and diastole are both active processes. Systole हो या diastole हो, systole and diastole both are active processes. ठीक है, both are active processes. बेटा एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि वेंट्रिकल में ब्लड कैसे आता है, लेकिन अपने सिलेबस में वो ज्यादा नहीं है. अगर आप नीट सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस देखो, सो वेंट्रिकुलर फिलिंग इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग में ज्यादा कुछ नहीं दिया है. मैं आपको दिखाता हूं कार्डियक साइकिल में क्या दिया है. ठीक है, कार्डियक साइकिल में ऐसा बोला एनसीईआरटी ने कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन. टू बिगिन विथ क्या होता है, नोडल टिश्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है और उसको ओब्लाइज करता है मस्कुलेचर ऑफ हार्ट. ठीक है, 4 चैम्बर है. ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनो. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, मतलब जब एट्रिया सिस्टली करेगा सो एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम रहेगा, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगी. ठीक है, सो एट्रियल सिस्टली के टाइम पे ब्लड कहां से कहां जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, ध्यान से देखो. नेक्स्ट वी हैव द सेमील्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व कहां से कहां होती है, सेमील्यूनर वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल and pulmonary arch as well as ventricle and aortic arch. ठीक है, सो याद रखो कि यहां पे ऐसा लिखा है कि सेमील्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. कौन सी स्टेज की बात कर रहा है, एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया. मतलब जॉइंट डायस्टली में, जो दोनों केस में डायस्टली है, तो ब्लड उसमें फ्लो करता है कहां से कहां, वेना केवा से. मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये वाला डायग्राम आप देखो एक बार. ठीक है, इस डायग्राम में ये जो जॉइंट डायस्टली है ना, ये वाला पीरियड, इसमें एट्रिया भी रिलैक्स हो रहे हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा. नाउ इमेजिन, एट्रिया भी रिलैक्स हो रहे हैं और वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा, जॉइंट डायस्टली है ये. तो इसमें ब्लड कहां से कहां आएगा, लेट अस टॉक अबाउट राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल. तो राइट एट्रिया में ब्लड कहां से आएगा, इट विल कम फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, और फिर राइट एट्रिया में आएगा, वो रिलैक्स हो रहा, और फिर वहां से ही राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है. नेक्स्ट जॉइंट डायस्टली में क्या होगा, ये जो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा, ये लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है. सो जॉइंट डायस्टली में क्या होता है, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टली क्या होता है. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, लेकिन सेमाइल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड. सेमाइल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड. बेटा इसका टेक्निकल रीजन आप फिजिक्स में बर्नौली प्रिंसिपल लगा के कर सकते हो. देखो क्या होता कि जॉइंट डायस्टली में एट्रिया के अंदर प्रेशर ज्यादा है और वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन है. मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, एट्रिया में ज्यादा प्रेशर, वेंट्रिकल में कम प्रेशर. लेकिन सेमाइल्यूनर वॉल्व्स क्लोज्ड है, इसका मतलब ऑर्टिक आर्च और पल्मोनरी आर्च में ज्यादा प्रेशर है और वेंट्रिकल के अंदर कम प्रेशर है. सो जॉइंट डायस्टोली में वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम रहता है, एट्रिया से भी और पल्मोनरी आर्च और ऑर्टिक आर्च से भी. इसलिए पल्मोनरी आर्च और ऑर्टिक आर्च से को गार्ड करने वाली, बैकफ्लो को रोकने वाली, मतलब वहां से वापस ब्लड ना आ जाए, उसको रोकने वाली वॉल्व जो है वो क्लोज है. और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन है क्योंकि जॉइंट डायस्टोली में ब्लड बेसिकली पोर हो रहा है. कहां से पोर हो रहा है, वेना केवा से ये राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर से अगर बात करें पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से थ्रू बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व
के थ्रू होते हुए कहां आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, शुरू में बड़ा अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट, सेमाइल्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। SAN now generates action potential which stimulates both atria to undergo simultaneous contraction। तो ये जॉइंट डायस्टली के बाद, इफ यू वॉच आउट, तो जॉइंट डायस्टली के बाद क्या होता है, एट्रियल सिस्टली। मतलब एट्रियल सिस्टली से जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर क्या होता है, देखो आगे क्या लिखा है, बोथ एट्रिया अंडरगो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टली। इससे जो ब्लड धीरे धीरे आ रहा था वेंट्रिकल में, वो बचा हुआ भी जो रिमेनिंग ब्लड आना है वो आ जाएगा। सो 30% जो ब्लड है, जो वेंट्रिकुलर फिलिंग का ब्लड है वो आ जाता है। क्या लिखा है, दिस इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। सो ये एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि हाउ मच एट्रियल सिस्टली कंट्रीब्यूट्स टू द वेंट्रिकुलर फिलिंग रेट। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग रेट 30% बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टली। नेक्स्ट, एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, फिर जो यहाँ पे एवी बंडल पे थोड़ा सा वो रुका, उसके बाद फिर वेंट्रिकल पे गया, तो वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए साथ में। सो एवीएन एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, मतलब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली का इलेक्ट्रिकल रीजन क्या था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टली के टाइम पे एट्रिया रिलैक्स करता रहता है। वेंट्रिकुलर सिस्टली इंक्रीजेस वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और जो सेमील्यूनर वाल्व है वो खुल जाएंगी। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा प्रेशर है और पल्मोनरी आर्च और ऑर्टिक आर्च में कम प्रेशर है, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टली कर रहे हैं। सो व्हेन वेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टली, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता है और पल्मोनरी और ऑर्टिक आर्च के अंदर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से सेमील्यूनर वाल्व खुल जाते हैं। ठीक है, सो आप क्या याद रखोगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मेमोराइज इज दिस। ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली, बेटा जॉइंट डायस्टोल में भी और एट्रियल सिस्टोल में भी कंडीशन यही रहती है। ठीक है, एट्रियल सिस्टली में भी कंडीशन यही रहती है। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टली में बदल जाती है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या होता है, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड। ऑब्वियसली बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर walls, I should write walls are closed। ठीक है, लेकिन सेमाइल्यूनर वॉल्स आर ओपन। सेमाइल्यूनर वॉल्स मतलब जो एट्रिया की जो और वेंट्रिकल की जो वॉल्व है वो क्लोज है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, एंड सेमाइल्यूनर वॉल्स आर ओपन। इसका मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टली के टाइम पे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे blood can flow from ventricle to arches but cannot flow from ventricle back into atria। ठीक है, सो ये ऐसा कंडीशन है। दिस इज की कंसेप्ट टू बी मेमोराइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कुछ खास नहीं है, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती बैक फ्लो को रोकने के लिए, अगर नहीं क्लोज हो पाती तो उसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, सेमील्यूनर वॉल्व्स गार्डिंग पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा आर फोर्स्ड ओपन। ठीक है, so pressure inside ventricle during ventricular systole causes semilunar valves to open। ठीक है, so assertion क्या बनता, during ventricular systole semilunar valves are open। what's the reason? Reason is pressure of blood inside ventricle during ventricular systole is more than pressure of blood inside the arches which is aortic arch and pulmonary arch। ठीक है, next the ventricles relax, फिर ventricle relax हो जाते हैं, टी वेव थी ना, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेव, तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, फिर वापस जॉइंट डायस्टली में चला जाता है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी डोंट हैव इनफ थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है कि द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर पुश्ड ओपन बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। तो जो वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहे तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो गया और
एट्रिया के अंदर जो फिलिंग हो रही है, एट्रियल डायस्टली भी तो हो रहा है ना उधर, तो जो फिलिंग हो रही है उसकी वजह से एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्व खुल जाएगी। माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व आर फोर्स्ड ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टली। नेक्स्ट, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल से एनसीईआरटी ने समझाना शुरू किया और अच्छे से एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया एट्रियल सिस्टली भी और वेंट्रिकुलर सिस्टली भी। ठीक है, याद रखो कि वॉल्व्स की कंडीशन जो जॉइंट डायस्टोल में रहती है वही कंडीशन एट्रियल सिस्टली में भी रहती है, लेकिन अपोजिट हो जाती वेंट्रिकुलर सिस्टली के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये बेसिकली एक रिदम में हो रहा है। 72 बीट्स पर मिनट एक नॉर्मल रिदम है। उससे ज्यादा अगर हार्ट बीट करता है, जैसे रेस्टिंग हार्ट बीट, इफ इट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। इफ इट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। नाउ ब्रेडिकार्डिया तब बोलते हैं जब सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पर्सन स्टार्ट टू फेंट और समथिंग, तो उस केस में उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। लेकिन 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होता तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, अब देखो वेंट्रिकुलर फिलिंग अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चीज मेंशन्ड है कि दोनों वेंट्रिकल, चाहे राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, एक बार में कितना ब्लड पंप करते हैं। ठीक है, सो एक बार में वो पंप करते हैं 70 ml ब्लड। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर एक बार में जो पंपिंग वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कितना होता है 70, और देखो कितनी बार बीट कर रहा है 72। तो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, दोनों कितना पंप करते हैं 70 ml, और कितनी बार 72 बार इन अ मिनट। सो इफ यू मल्टीप्लाई तो कार्डियक आउटपुट कितना आ जाता है 5000 ml या फिर 5 लीटर। सो एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume times heart rate। ठीक है, सो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया 5000 ml, और ये कैसे आया, क्योंकि एक स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये कितना है 70 ml, और कितनी बार हो रहा है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है बेटा, ये लीनियर रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। क्यों, मैं आपको एक बात बताता हूं। इसमें एक कंसेप्ट और आता है, अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेट अस से हार्ट रेट इज मोर देन 150, तो उस केस में इनफैक्ट कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हार्ट रेट इतना ज्यादा हो गया तो वेंट्रिकल फिल नहीं कर पाते। नाउ इमेजिन विदाउट फिलिंग अगर बीट करेगा तो कुछ पंप कर पाएगा क्या, नहीं। सो इफ हार्ट रेट इज टू हाई then stroke volume actually tends to decrease because of poor ventricular filling। तो उस केस में कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इन जनरल एक इजी समझने के लिए, ड्यूरिंग नॉर्मल हार्ट रेट जो नॉर्मल रिदम होती है, लेट अस से बिटवीन 60 एंड 100, तो उस केस में ऐसी सिचुएशन, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम टाइम्स हार्ट रेट। लेकिन एट वेरी हाई हार्ट रेट्स ये फॉर्मूला डज नॉट वर्क। दिस इज जस्ट अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया हुआ एनसीईआरटी के। सो हार्ट साउंड्स के बारे में दिया है, दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, लब साउंड और डब साउंड। ठीक है, द फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज द लब साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और डब साउंड सेमाइल्यूनर वॉल्व के क्लोजर की वजह से आता है, विच इज द एट्रियल which is in fact the aortic semilunar valve and the pulmonary semilunar valve। ईसीजी मैंने बता दिया। ठीक है, ईसीजी में पी वेव है एट्रियल सिस्टली के लिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर सिस्टली के लिए, और टी वेव है वेंट्रिकुलर डायस्टली के लिए। एंड नेक्स्ट यू हैव अनदर साइकिल ऑफ ईसीजी। ठीक है ना, ईसीजी जो है में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन या फिर सिस्टली ऑफ बोथ वेंट्रिकल। रिमेंबर दोनों में फर्क है बेटा, डीपोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोलते हैं और सिस्टली एक मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो डीपोलराइजेशन इज द इलेक्ट्रिकल वर्ड, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा और उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो सिस्टली इज वर्ड विच इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन and depolarization is a word which is used for electrical signal which is incoming and causing the contraction। ठीक है ना, इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर ऐसा बोलो अगर मसल फाइन है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है तो हार्ट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, विच इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज प्रोवाइडेड बाय नोडल टिश्यू। सो बिना नोडल टिश्यू के हार्ट मस्कुलेचर इज नथिंग,
तो नोडल टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड विच कॉजेज द हार्ट मस्कुलेचर टू अंडरगो सिस्टोली. सो डीपोलराइजेशन इज द कॉज ऑफ सिस्टोली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज द कॉज फॉर सिस्टोली. ठीक है. नेक्स्ट अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स जो एनसीईआरटी में दिया है. सो ब्लड वेसल्स, अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा ग्रेट ब्लड वेसल्स लाइक ऑर्टा, लाइक पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स, लाइक वेना केवा. लेकिन अभी जनरल ब्लड वेसल्स की बात हो रही है. सो ब्लड वेसल्स जो होती है ये 3 तरह की होती है. इनफैक्ट बहुत तरह की होती है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरह की होती है. अगर और मैं बोलूं तो आर्टेरियोल, वेन्यूल भी होते हैं, बट इन जनरल वी कैन से दैट दे आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला वाला कौन सा? वेन्स. दूसरा वाला कौन सा? आर्टरी. और तीसरा वाला कौन सा? कैपिलरी. आर्टरी, वेन और कैपिलरी. ठीक है. वेन का क्या नेचर होता है? दे ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. ये ब्लड को किधर ले जाते हैं? टूवर्ड्स हार्ट. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा कि अवे फ्रॉम हार्ट ले जाए और बोलेंगे वेन. नहीं, दे ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. देयर आर पोर्टल वेन्स, बट इन जनरल दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. ठीक है. सो दे वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट एंड दे कैरी ब्लड एट लो प्रेशर. They carry blood at low pressure. Next, artery. Artery carry blood away from heart. Away from heart. And they carry blood at high pressure. कैसे ब्लड को ले जाते हैं? ये हाई प्रेशर पे ले जाते हैं. ठीक है. कैपिलरी तो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है थ्रू आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स. एंड देन यू हैव कैपिलरीज. कैपिलरीज आर फाइन ब्लड वेसल्स. फाइन ब्लड वेसल्स. ठीक है. और कैपिलरी जो होते हैं ये इनमें जो होता है वो मोस्ट ऑफ द जो वॉल की लेयर्स है वो एब्सेंट होती है. अगर मैं इन दोनों की बात करूं सो इन दोनों की जो वॉल होती है वो प्रोमिनेंट की 3 वॉल लेयर होती है. ठीक है. 3 वॉल या ऐसे बोलो 3 लेयर्ड वॉल होती है. आई शुड से 3 लेयर की वॉल होती है. ठीक है ना. 3 लेयर्ड वॉल. ठीक है. कौन कौन सी लेयर होती है? ध्यान से देखो. सबसे बाहर क्या होती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना. ट्यूनिका एक्सटर्ना. ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होता है? कोलेजन फाइबर. क्या होता है? कोलेजन फाइबर. ठीक है. नेक्स्ट दूसरी लेयर होती है, लेयर को ट्यूनिका भी बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया. ठीक है. और ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं. पहला वाला इलास्टिक फाइबर और दूसरा स्मूथ मसल्स. इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल्स. ठीक है. और याद रखो कि वेन्स और आर्टरीज में ये जो लेयर है ये डाइमॉर्फिक है. कैसी है? डाइमॉर्फिक है. मतलब आर्टरीज में ये ट्यूनिका मीडिया थिक होती है और वेन्स में थिन होती है. ठीक है. तो दिस ट्यूनिका मीडिया इज थिक इन द आर्टरीज बट थिन इन द वेन्स. एंड नेक्स्ट क्या सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी आ गई? ट्यूनिका इंटिमा. क्या? ट्यूनिका इंटिमा या ट्यूनिका इंटरना भी बोलते कभी कभी इसको. ये किसकी बनी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. क्या? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम. इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स. क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एंडोथीलियल सेल्स. ठीक है. ये ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ सेल्स होते हैं और ये सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स, टेसेलेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स. ठीक है. स्मोकिंग से, अल्कोहल ड्रिंकिंग से एंडोथीलियल सेल्स का डैमेज होता है जिसकी वजह से अंदर की ये जो लेयर्स है मीडिया और एक्सटर्ना इन तक डैमेज पहुंचता है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं और क्या लिखा है एनसीईआरटी में. और तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे डिस्कशन के लायक, लेकिन आप देखो ये डबल सर्कुलेशन है, सिंपल सा डायग्राम है. सो डबल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है वो राइट एट्रिया को जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल को जाता है. राइट वेंट्रिकल वो ब्लड को पल्मोनरी आर्च के थ्रू पंप कर देता है किसमें? लंग्स में. लंग्स में ऑक्सीजनेशन होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आता है. लेफ्ट एट्रिया के थ्रू बाइकस्पिड वॉल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक को नहीं जाता, इनफैक्ट ऑर्टा को जाता है. ऑर्टा में पूरे बॉडी को जाता है. क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो दिस इज इट अबाउट डबल सर्कुलेशन. ठीक है. अब आया छोटा सा टॉपिक रेगुलेशन. तो याद रखो हार्ट इज मोस्टली मायोजेनिक, वो अपने आप को खुद रेगुलेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट थोड़े बहुत सेंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. एक सेंटर लोकेटेड होता है, ठीक है, स्पेशल न्यूरल सेंटर विच इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज कॉल्ड द कार्डियक. वो कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है स्पेशली थ्रू वेगस नर्व. ठीक है. सो मेडुला से वेगस नर्व
हार्ट की तरफ आती है। और याद रखो हार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, एक होती है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ऐसा, अभी हार्ट रेट स्लो है, अभी फास्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट एक होता है हार्ट की इलास्टिक नेचर, देखो अभी हार्ट कैसा है, उतना इलास्टिक नहीं है, और अभी हार्ट क्या हो गया, इलास्टिक हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट का इलास्टिक नेचर। नेक्स्ट तीसरी चीज होती है हार्ट की स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, अभी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन कम है, अभी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, सो तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं। देखो ये बाहर से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है, तीनों तरह से अफेक्ट करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन एंड ऑल्सो इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ द हार्ट, ठीक है, तीनों चीजों को इफेक्ट करता है। एक और हम लोगों ने सुना होगा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है विच इन्वॉल्व्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, वो भी एड्रिनल मेडलरी हार्मोन जिनको कैटेकोलामीन्स बोलते हैं, दे आल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। सो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन टेंड्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और ये जो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन है, जो वेगल ये जो स्टिमुलेशन होता है जो वेगस नर्व से आता है थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जनरली हार्ट रेट को कम करता है। सो ये क्या है, ये हार्ट रेट को रिड्यूस करता है और ये जो है हार्ट रेट को बढ़ाता है। ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक वाला हार्ट रेट को कम करता है और सिंपैथेटिक वाला जनरली हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। क्या लिखा है कि डिक्रीजेस हार्ट रेट, डिक्रीजेस स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। सो इन जनरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से पैरासिम्पैथेटिक वाला हार्ट रेट को कम करता है, कार्डियक आउटपुट को कम करता है, और सिंपैथेटिक वाला जिसमें कैटेकोलामीन्स आते, एड्रिनल हार्मोन्स आते, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स में याद रखना है, पहला डिसऑर्डर क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वो अगर बढ़ गया 140/90 से बढ़ गया, मतलब 120 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे 140 और कॉन्ट्रैक्शन के बाद 90 से बढ़ गया, तो 120/80 तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन 140/90 से ज्यादा हो गया रेस्ट के टाइम पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। बार बार चेक करने पे, रेस्ट करते हुए पर्सन में 140 ज्यादा से बढ़ गया तो बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन, ड्रग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, तो अलग अलग तरह की हाइपरटेंशन होती है विच इज वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद मोर्टेलिटी। हाइपरटेंशन एक अच्छी चीज नहीं है, अगर हाइपरटेंशन ज्यादा रहता, मतलब पर्सन को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहता है, तो उसके एंडोथेलियल सेल्स में डैमेज होता, जिसकी वजह से सेरेब्रोवेस्कुलर और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, ठीक है, एंड ऑल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। सो ब्रेन एंड किडनी का भी डैमेज होता है ऑब्वियसली हाई ब्लड प्रेशर से। नेक्स्ट अब आ गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो याद रखो कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी जो है इसको समझने के लिए मैं शॉर्ट में बताता बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दिस इज द हार्ट, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज अ क्विक इलस्ट्रेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो ये हो गया अपना राइट पार्ट और ये हो गया अपना लेफ्ट पार्ट, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ऑर्टिक आर्च में इस तरह से ब्लड देता है, सो यहां पे ठीक सेमाइल्यूनर वॉल से पहले ये दो छोटे छोटे ब्रांचेस छोड़ता है, ठीक है। एक जाती है इस तरह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, लेट अस कॉल देम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट और राइट हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि हार्ट मसल को खुद भी तो क्या चाहिए, लेफ्ट मतलब हार्ट मसल को खुद भी तो ब्लड चाहिए ना। सो ध्यान से देखो, जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है इनटू ऑर्टिक आर्च, तो सेमाइल्यूनर वॉल से पहले, मतलब ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल से पहले वो थोड़ा सा ब्लड अपने लिए चुरा लेता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। सो देयर आर कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज टू लेफ्ट हार्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी वैस्कुलराइजेस टू राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होता, कभी कभी अंदर से प्लाकिंग हो जाती है या फिर डिपोजिशन हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग हो जाता है, या ऐसा बोलो स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये पतला हो जाता है, अंदर से ल्यूमेन कम हो जाता है। बेटा एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ मिलीमीटर का होता है, 4 मिलीमीटर का होता है, स्पेशली ये वाला जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं LAD या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। इसको मेडिकल स्लैंग में हम लोग बोलते हैं विडो मेकर आर्टरी,
क्या बोलते हैं, विडो मेकर आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये कोरोनरी आर्टरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है और इसका जो अंदर का डायमीटर है वो बस 4 मिलीमीटर, थिंक अबाउट इट, 4 मिलीमीटर की आर्टरी है, ठीक है। और इसके अंदर से ब्लड सप्लाई हो रहा है और अगर ये 4 मिलीमीटर का पाइप ब्लॉक हो जाए तो आगे के टिश्यू को ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलेंगे, सो आगे का टिश्यू मर जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अ ब्लड वैस्कुलर डिजीज, इसको शॉर्ट में कैड बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब इसमें प्लाकिंग शुरू होती है तो प्लाकिंग को मतलब गंदगी जमा होने को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और याद रखो कि जब ये अंदर से ब्लॉक हो जाती पूरी तरह तो आगे का टिश्यू मर जाता है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक, क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। सो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ any of the coronary artery causes infarction of downstream tissue which is called myocardial infarction or heart attack. So basically शुरुआत क्या है coronary artery से, देखो सब कुछ रिलेटेड है। अगर इन जनरल बॉडी में कहीं पे भी प्लाकिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लड वेसल है और इसमें प्लाक जमा हो रहा है, क्या जमा हो रहा है, कचड़ा जमा हो रहा है, प्लाक। ये प्लाक जनरली किसका बना होता है, कैल्शियम आयंस का, लिपिड का, कोलेस्टेरॉल का, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों का, और ऑब्वियसली प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है, लेट मी कॉल देम पीएफ्स का बना होता है, ठीक है। सो ये प्लाक जमा होता है, इस डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस व्हिच इज अ वैस्कुलर डिजीज। तो ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, या इवन ये कहां हो सकता है, कोरोनरी सर्कुलेशन में हो सकता है। बॉडी में कहीं पे भी इस तरह से अगर प्लाकिंग होती है तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यूजुअली इज एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ एनी ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लाकिंग हुई, सो कोरोनरी आर्टरी में प्लाकिंग हो, अगर 100% ब्लॉकेज हो जाएगा तो आगे का जो मस्कुलेचर है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड दीज सेल्स आर ऑब्लिगेट एरोब सेल्स, तो बिना ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज के वो मर जाएंगे। सो डेथ ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, इन्फार्क्शन, और कौन मर रहा है, मायोकार्डियम, तो क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीड्स टू हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली इज एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ एनी ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा, ध्यान से देखो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट्स वेसल्स दैट सप्लाई टू हार्ट, मतलब हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए ना। इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज व्हिच स्पेशली कैन बी कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज सिम्टोमेटिक होती है तो हार्ट में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन कम आती है, उसको बोलते हैं इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। तो जब हार्ट में ऑक्सीजन कम, ऑब्वियसली अगर मान लो कि 100% ब्लॉकेज नहीं है लेकिन 80% ब्लॉकेज है, सो थोड़ा बहुत भी अगर कोई पर्सन एक्सर्शन करेगा, दौड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, सो 80% ब्लॉकेज में सिर्फ 20% अलाउंस है ना, सो 80% ब्लॉकेज विल स्टिल हर्ट, मतलब जब वो एक्सर्शन करेगा तो उसके हार्ट को और ज्यादा जरूरत होगी, उतना वो 20% पाथवे से मिल नहीं पाएगा। एज अ रिजल्ट उसको पेन फील होता है। पर्सन विद कैड यूजुअली हैव पेन व्हिच इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। अब पेक्टोरिस जो है ये मसल होती है बेटा, सामने की चेस्ट वॉल की मसल होती है, लेकिन एक्चुअल में पेन अंदर है, लेकिन ऐसा लगता कि पेन कहां पे है, मसल में है, तो नाम क्या पड़ गया, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle। तो प्रॉब्लम हार्ट में है लेकिन दर्द ऐसा लगता है कि ऊपर हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैन अकर इन मेन एंड वीमेन ऑफ एनी एज, ये कॉमन है, जब एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो ये हार्ट में पेन हो जाता है, लेकिन याद रखो कि हायर एज ग्रुप में ये ज्यादा कॉमन है एंड जनरली एंजाइना पेक्टोरिस इज अ साइन ऑफ कैड। रिमेंबर, नॉट एवरी चेस्ट पेन इज एंजाइना, ठीक है। एंजाइना स्पेशली कब कॉमन है, एक्सर्शन के टाइम पे, जैसे अगर आप दौड़ भाग कर रहे हैं और आपको पेन होने लगे, दैट कैन बी एंजाइना, एंड एंजाइना इज अ सीवियर पेन, ठीक है, डिलिबिटेटिंग पेन होता है एंजाइना का, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी पेन हो रहा है चेस्ट वॉल में, दैट इज एंजाइना। रिमेंबर, मोर कॉमन कॉजेज ऑफ पेन इन चेस्ट एग्जिस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्टिलेज थोड़ा सा
उसको इंजरी हो गई तो वहां पे ये रिब्स के कार्टिलेज में पेन हो रहा है, दैट इज कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, दैट इज नॉट एंजाइना। तो एंजाइना जो है वो हार्ट मसल से रिलेटेड है, ना कि चेस्ट वॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हार्ट फेल्योर। तो मैं 3 पॉइंट को आपको एक बार में बताता, लेट मी कॉल इट, लेट अस से हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, चलो 3 पॉइंट है। पहला वाला कौन सा है जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नथिंग बट डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यू मरेगा, क्यों मरेगा, ड्यू टू इस्कीमिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी से, न्यूट्रिएंट की कमी से मरेगा। सो इस्कीमिक हार्ट टिश्यू डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो कोरोनरी आर्टरी अगर हार्ट मसल को सप्लाई नहीं कर पाएगी ब्लॉकेज की वजह से या किसी वजह से, सो हार्ट अटैक होगा, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, डेथ ऑफ टिश्यू होगा। सो हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू विच इज कॉल्ड इन्फार्क्शन। ठीक है, और जनरली इट इज बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। नेक्स्ट दूसरा वाला कौन सा है, एससीडी। एससीडी को हम लोग बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। सो याद रखो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट अचानक से बीट करना बंद कर देता है। ठीक है, रिमेंबर हार्ट को बीट करने के लिए क्या चाहिए, नोडल टिश्यू की एक्टिविटी। ठीक है, सो नो नोडल एक्टिविटी, मतलब नोडल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। तो जो पर्सन जो आईसीयू के अंदर एडमिटेड रहते हैं या फिर इवन एथलीट्स में भी अक्सर ये पाया गया है कि दिस इज फेयरली कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग इवन अमंग इन एथलीट्स। तो कॉमनली क्या होता कि कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट का नोडल टिश्यू है वो अचानक से बीट करना बंद कर देता है। इमेजिन कि पर्सन इज डूइंग इंटेंस एक्सरसाइज या डूइंग वेरी हैवी वेट लिफ्टिंग, उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि देयर कैन बी स्टिमुलेशंस व्हिच कैन टेम्परेरी कॉज हार्ट बीट टू स्टॉप। तो स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि हार्ट का नोडल टिश्यू सिग्नल प्रोड्यूस करना बंद कर देता। याद रखो कि हार्ट का नोडल टिश्यू और इवन हार्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, ये बचपन से लेके हाई एज तक बीट करता ही रहता है। लेकिन कुछ लोगों में देयर आर लूप होल्स, मतलब देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स जो अनडायग्नोस रह जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ईसीजी बचपन से नहीं हुआ है तो देयर कैन बी अनडायग्नोस्ड इलेक्ट्रिकल इश्यूज विद पर्सन्स हार्ट। और अगर कोई बहुत ज्यादा एजेड है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिकल इश्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, तो बहुत सारे नोडल टिश्यू डिसऑर्डर हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इवेंट ऑफ सडन कार्डियक डेथ या फिर कार्डियक अरेस्ट। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो ऐसा मॉनिटर बोलता है ना पी 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 करके, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। उसमें क्या होता कि हार्ट अचानक से बीट करना बंद कर देता है। और कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे किसकी जरूरत पड़ती है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर की। क्या, कार्डियक डिफिब्रिलेटर की। ये एक हाई वोल्टेज डिवाइस होता है जो हार्ट के नोडल टिश्यू को रीसेट करता है अगर कोई उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है। सो फंडामेंटली नोडल टिश्यू रिक्वायर्स क्लीन इलेक्ट्रिकल वर्किंग। लेकिन अगर किसी वजह से हार्ट बीट करना बंद कर दिया, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इश्यू ऑफ द हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में मायोकार्डियम नेसेसरली उसमें डैमेज नहीं होता, लेकिन नोडल टिश्यू में प्रॉब्लम होती है। मतलब मायोकार्डियम इज फाइन लेकिन सिग्नल नहीं आता बीट करने का, इसलिए बीट नहीं करता। आप सोचो कि कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होगा, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा, सबसे पहले उसके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचने से ब्रेन की टिश्यू की डेथ होती है, सो इट इज कॉल्ड ब्रेन डेथ। सो कार्डियक अरेस्ट ऑफन लीड्स टू ब्रेन डेथ, क्योंकि ब्रेन को अगर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सो ब्रेन तो और जल्दी एनॉक्सिया से मरता है। सो कार्डियक अरेस्ट इज डेडली बिकॉज कार्डियक अरेस्ट में नंबर 1 चक्कर आता है, सिनकोपी, ठीक है, और उससे इंजरी हो सकती है। एंड नंबर 2 कार्डियक अरेस्ट लीड्स टू ब्रेन डेथ। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट से ब्रेन डेथ होती है क्योंकि हार्ट बीट नहीं करता। ठीक है, और ब्लड पहुंचता नहीं है ब्रेन को, जिसकी वजह से ब्रेन में बहुत जल्दी डैमेज होता है। नेक्स्ट लास्ट में कौन सा आता है, हार्ट फेलियर। कौन सा आता है बेटा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को हम लोग बोलते हैं कार्डियक डिसफंक्शन। क्या बोलते हैं, कार्डियक डिसफंक्शन। ठीक है,
कार्डियक डिसफंक्शन मतलब, नाउ इमेजिन करो कि हार्ट के वॉल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट के वॉल में सूजन है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मतलब हार्ट की कोई भी लेयर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो लेयर जो है वो वीक हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या फिर बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रिक्टनेस आ गई है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। सो किसी ना किसी वजह से अगर हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो जाए, चाहे वो स्वेलिंग की वजह से खराब हो जाए, चाहे फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ट है ना, ठीक है, इसमें मान लो कि स्वेलिंग आ जाए, इसमें मान लो कि ये हद से ज्यादा थिक हो जाए या हद से ज्यादा थिन हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ एनी इश्यू रिलेटेड टू मैकेनिक्स ऑफ हार्ट, अगर वो सही मैकेनिक्स की वजह से पंप नहीं कर पाता, नॉट इनफ ब्लड इज पंप बाय हार्ट, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक डिसफंक्शन, या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट फेल्योर। सो याद रखो, अगर किडनी अपना काम नहीं कर पाता तो क्या बोलते हैं, किडनी फेल्योर, यूरेमिया। अगर फॉर एग्जाम्पल लंग अपना काम नहीं कर पाता ऑक्सीजनेशन का, तो उसको बोलते हैं लंग फेल्योर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेल्योर। सिमिलरली अगर हार्ट अपना काम नहीं कर पाता विच इज पंपिंग ब्लड टू होल बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक डिसफंक्शन। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन या फिर सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर। उन लोगों में कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होती, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन। कभी कभी क्या होता है, दोनों में प्रॉब्लम होती, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड हार्ट फेल्योर। सो हार्ट फेल्योर इज बिकॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथीज या फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मायोकार्डियम, ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज। हार्ट फेल्योर किसकी वजह से होता है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से होता है, या फिर ऐसा बोलो कि हार्ट फेल्योर इज बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मैकेनिक्स ऑफ हार्ट। Here in cardiac arrest there is problem with the electrical signal, here the problem is with the mechanics, and here it is because of damage due to loss of blood supply। ठीक है ना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इनका नेचर अलग अलग है। एक बार मैं झट से रीडिंग मारता, क्या लिखा है यहाँ पे, हार्ट फेल्योर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, जितना ब्लड बॉडी को चाहिए उतना नहीं पंप कर पा रहा, फेलियर हो गया। नेक्स्ट, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। देखो जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन मतलब ब्लड मूव नहीं करेगा, ब्लड मूव नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है। तो क्या लिखा है, लंग के अंदर ब्लड जाकर के रुक जाता है, ठीक है, सो लंग के अंदर ब्लड फ्लो करना चाहिए ना, लेकिन लंग के अंदर ब्लड रुक जाता है। स्पेशली ये होता है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में, क्योंकि अगर राइट वाला साइड पंप नहीं कर पा रहा है तो लंग के अंदर प्रेशर ही नहीं बनेगा, ठीक है, आई मीन टू से लंग के अंदर प्रेशर बनेगा लेकिन लंग के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज वेरी कॉमन, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टोल्ड, स्पेशली पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड किस तरह से ये आता है, बट दे आर बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन स्पेशली इन दिस सेशन, ठीक है। सो क्या लिखा है, हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट बीट करना स्टॉप करता तो क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट या फिर सडन कार्डियक डेथ, या फिर हार्ट अटैक जिसमें हार्ट के मायोकार्डियम को डैमेज होता है। हार्ट के मायोकार्डियम को डैमेज कब होता है, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से या फिर किसी ना किसी ब्लॉकिंग की वजह से इस्कीमिया हो जाता है, हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता। I hope this session was helpful to you. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video on a different chapter.